तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पे है, ये दिया है, शिक्षक के व्यवसायवाद का क्या तात्पर्य है। व्यवसायवाद का क्या मतलब यहां पे कि शिक्षा को एक प्रोफेशन के तौर पे हम ले रहे हैं। ठीक है, शिक्षण को हम क्या है, टीचिंग को एक प्रोफेशन के तौर पे हम ले रहे हैं, यानी व्यवसायवाद का क्या तात्पर्य है शिक्षक के। ऑप्शन ए, एक अध्यापक कहां तक व्यावसायिक कोड का पालन करता है। शिक्षक वेतन पाने के लिए शिक्षण कार्य करता है, यानी सैलरी के लिए काम करता है। शिक्षक निश्चित रूप से नियुक्ति से पूर्व बीएड, बीटीसी आदि कर चुका है, या उपर्युक्त सभी। अब देखिए, व्यवसायवाद है, व्यवसायवाद यानी प्रोफेशनलिज्म। शिक्षक प्रोफेशनल है, इससे क्या कैसे आप इसको लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अध्यापक कहां तक व्यावसायिक कोड का पालन कर रहा है। जो भी प्रोफेशनल कोड्स रहते हैं, व्यावसायिक कोड रहते हैं कि टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर के क्या क्या गुण होने चाहिए, टीचर को मतलब लाइक प्रोफेशन के अंदर टीचर को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए, यानी उन सब कोड्स का अगर टीचर पालन करता है उसे कहा जाता है व्यवसायवाद टीचिंग का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखिए टीचर अगर वेतन के लिए काम कर रहा है तो हमने ये पहले भी देख लिया था कि टीचर कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ उसने बीएड की है, बीटीसी की है, वो तो उसको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसका ए आएगा। टीचिंग कोड जो रहते हैं वो बेसिकली व्यवसायवाद या प्रोफेशनल बनाने के लिए ही लागू किया जाता है। अध्यापक के व्यवसायवाद को निम्न में से किस आधार पर नहीं आंका जा सकता है। टीचिंग एक प्रोफेशन है, इसे किस आधार पर नहीं आंका जा सकता। नंबर एक, व्यवसाय तथा छात्रों के प्रति वचनबद्धता, यानी अध्यापक का अपने प्रोफेशन के लिए और अपने स्टूडेंट के लिए जो वचनबद्धता है। दूसरा, अपने मौलिक तथा अपने साथियों के प्रति वचनबद्धता, या सॉरी मालिक जो रहता है, मौलिक नहीं, अपना जो मालिक रहता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का मालिक है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं तो वहां का मालिक होगा, या फिर आपका वीसी है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, या फिर आपका प्रिंसिपल है, यानी अपने मालिक तथा अपने साथियों के प्रति वचनबद्धता, जो आपके कुलीग्स हैं। अपने धर्म जाति के प्रति वचनबद्धता, अभिभावकों तथा समाज के प्रति वचनबद्धता। आई होप आप इसका आंसर देने में बिल्कुल सक्षम हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा इसे एनालाइज किया, यानी धर्म जाति का कोई भी लेना देना प्रोफेशन से नहीं होता है, व्यवसायवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षण का पहला चरण है, हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है। पहले योजना बनाना, पिछले कल भी हमने किया था ये, पहले योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, या इनमें से कोई भी नहीं। पिछले कल हमने पढ़ा था, पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आंसर एनीवन, एक 103 का ये जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, पहले हम लेसन प्लान करते हैं। पिछले कल भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, और उसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो हमारे रहते हैं टीचिंग के, कि हमने क्या पढ़ाना है और क्या यहां से हमने सीखना है, वो यहां पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। महत्वाकांक्षी यानी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं,
आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचे आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है वो आपको बताना है। आप बहुत एम्बिशियस है, एम्बिशन आपकी बहुत हाई है। आप चाहते हैं कि आपका जो कक्षा में, क्लासरूम में जो आप टीचिंग करते हैं उसका स्तर काफी ऊंचा हो और आपके विद्यार्थी अच्छे अच्छे अंक लेके या फिर अच्छे तरीके से वो जो लर्निंग आउटकम है वो उनको मिले और जीवन में सफल हो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से ऊंचा है। 2, छात्र के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। या ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104, आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर यहां पे 2 है। करेक्ट आंसर यहां पे 2 है 104 का। सी आप कह लीजिए या आप डी कह लीजिए, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है, कि ए और बी दोनों उपयुक्त सभी। उपयुक्त तो 2 ही है यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये गलत तरीके से एक्चुअली फ्रेम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त कितने हैं? ऑप्शन 2 ही तो है यहाँ पे, ठीक है, ए और बी। और यहाँ पे भी दिया है सी में ए और बी, उसके 2 करेक्ट आंसर बनते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने समीर जी, कौशल्या जी। दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। टीवी के माध्यम से, स्वयं प्रभा के माध्यम से जो टीचिंग की जाती है उसका गुण है। पिछले कल भी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था। कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है। दूरदर्शन से क्या होता है? कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षक दोनों के जो दृष्टिकोण होते हैं, नजरिए होते हैं, उसमें विशालता आती है, ब्रॉडनेस आती है। छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाता है, या इनमें से सभी? और आई होप इसका आंसर भी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। दूरदर्शन से, स्वयं प्रभा से जो टीचिंग होती है दूरदर्शन के माध्यम से, स्वयं प्रभा में जो 40 चैनल है, 40 चैनल जो हमने पढ़ा था जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, 40 चैनल है, उससे क्या होता है देखिए, कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षकों दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, बिल्कुल आती है। नवीनतम विचार भी यहां तक स्टूडेंट के पास पहुंचते हैं। राष्ट्रीय जो शिक्षा है, मतलब उसमें एकता भी आती है, क्योंकि पूरे नेशन के अंदर वो शिक्षा वहां से दी जाती है दूरदर्शन के माध्यम से। तो बिल्कुल आप सही है कौशल्या जी, शमिता जी, समीर जी, इसका डी करेक्ट आंसर है। और देखिए, अगर आपको इसके बारे में एग्जैक्टली पता भी नहीं है, जिस तरीके से आपने आंसर दिया है, डेफिनेटली आपने कैसे आंसर दिया है, ऑप्शन को आपने एनालाइज किया है, क्या ऑप्शन लॉजिकल है? अगर ऑप्शन लॉजिकल आपको लग रहे हैं तो आंसर भी आपका लॉजिकली सही ही होगा। आपको भले ही पता ना हो कि नवीनतम दृश्य आते हैं इससे कि नहीं आते हैं, या राष्ट्रीय एकता के बारे में आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है दूरदर्शन के माध्यम से, बट लॉजिकल है तो आंसर आप आसानी से दे पाओगे। अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए। अंतिम विश्लेषण यानी लास्ट एनालिसिस किया जाता है, मोटे तौर पे आप इसको कह सकते हैं। मोटे तौर पर टीचिंग को विशेष रूप से क्या समझना चाहिए? टीचिंग को मोटे तौर पर प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया। टीचिंग क्या है? ये प्रोत्साहित करती है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, और इसमें ज्ञान का इवोल्यूशन भी होता है। विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, यानी विद्यार्थी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसे आप डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, उनका सुपरविजन आप करते हैं। विद्यार्थियों के वचन का श्रवण करना, यानी विद्यार्थी क्या कह रहे हैं उसको आपने अच्छे तरीके से सुनना, या इनमें से सभी, उपयुक्त सभी? अब यहां पे देखिए,
विश्लेषण, ये विश्लेषण की बात हो रही है। अंतिम विश्लेषण में टीचिंग को विशेष रूप से क्या समझना चाहिए। अब देखिए, टीचिंग को हम प्रश्न पूछते हैं, ज्ञान का मूल्यांकन भी करते हैं, लेकिन ये अंतिम तौर पे क्या कह रहा है, यानी इनमें से बेस्ट कौन सा होगा। चारों सही है, चार में से बेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि यहां पे क्या कहा गया है, अंतिम विश्लेषण में। अंतिम विश्लेषण यानी हालांकि ये सारा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अंतिम विश्लेषण यानी इनमें से कौन सा बेस्ट है, जो कि टीचिंग को हम कह सकते हैं कि हाँ ये टीचिंग है। प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, विद्यार्थियों के वचन का श्रवण करना। अब देखिए, ये तो है प्रश्न पूछने और ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया, हम इसे मान सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप में क्या होता है, अंतिम रूप में टीचिंग क्या होता है, टीचिंग होता है विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, विद्यार्थियों को उस डायरेक्शन में आगे ले जाना जो उनका गोल है, जिसके माध्यम से लर्निंग आउटकम आता है। ठीक है, टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है हमेशा गाइड करना, उन्हें सहयोग करना, उस टीचिंग आउटकम को प्राप्त करना जो लक्षित होता है। दैट्स मीन अंतिम रूप में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है, यहाँ पे इन तीनों में से यह है विद्यार्थियों की गतिविधियों को डायरेक्ट करना, निर्दिष्ट करना, सुपरविजन करना, ताकि वो अधिकतम आउटकम ले पाए। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछने के लिए और ज्ञान का मूल्यांकन करने की जो एक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल टीचिंग होती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या होता है टीचिंग का, वो ऑप्शन बी। सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य क्या है। सीखने का, सीखने यानी लर्निंग का, लर्निंग का सबसे बेस्ट अभिप्राय क्या है, बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी लर्निंग की, वो आपको बतानी है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है लर्निंग की, लर्निंग है यहाँ पे सीखने की, सिखाने की नहीं है। ज्ञान देना का मतलब तो टीचिंग हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे लर्निंग कर रहे हैं, ज्ञान देना तो नहीं होगा। व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना या हुनर की प्राप्ति करना। और इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे, आई होप। बिल्कुल सही बात है पुनीत जी, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। लर्निंग का जो तात्पर्य होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन, और ये पहले हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से किस कथन पर शिक्षकों के बीच पूर्ण सहमति है। यहां पे 4 कथन दिए हैं, और शिक्षकों के बीच किस कथन पर पूर्ण सहमति है, यानी शिक्षक ए, शिक्षक बी, जितने भी शिक्षक है वो सभी मानते हैं कि हाँ ये शिक्षण ये कथन सही है। अनुशासन के मुकदमों को प्रधानाध्यापक के पास उसी समय भेजा जाए जबकि अन्य उपाय नाकाम हो चुके हैं। ये कह रहा है डिसिप्लिन के मामलों में अगर कोई केस आता है, कोई इनडिसिप्लिन क्लास में क्रिएट करता है, तो इसकी शिकायत प्रिंसिपल के पास तभी जानी चाहिए जब सारे के सारे उपाय नाकाम हो चुके हो। ऑप्शन बी। अनुशासन के मुकदमों को प्रधानाचार्य के कार्यालय तक कभी नहीं लाया जाना चाहिए, यानी कोई वहां पे क्लासरूम में कोई इतनी हुड़दंग मचा रहा है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, तो फिर भी ना ले जाया जाए। अनुशासन की समस्याओं पर कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, कोई हुड़दंग मचा रहा है मचाने दो उसको, या इनमें से कोई नहीं। आई होप आप लॉजिकली इसका आंसर दे पाओगे, और आपने लॉजिकली सोच लिया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन ए है। अनुशासन, कोई इनडिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो रहा है और आपने पूरे उपाय कर लिए हैं, तभी वो प्रधानाचार्य के पास जाना चाहिए। समीर जी, कौशल्या जी, शमिता जी, पुनीत जी, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। लेक्चर देते समय यदि कक्षा में कुछ व्यवधान हो रहा हो तो अध्यापक को चाहिए कि वह, कोई डिस्टरबेंस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं जैसे यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर देता हूं या फिर यूनिवर्सिटी में जाता हूं, एमए के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं, वहां पे क्या होता है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं या शोर कर रहे हैं, मैं वहां पे जाता हूं,
और एकदम से मैं खड़ा हो जाता हूँ, चुपचाप उनको देखता रहता हूँ, देखता हूँ कौन कौन शोर करता है, तो वहां से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बच्चे ध्यान देने लगते हैं कि ओ सर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, व्यवधान हो रहा है, थोड़ी देर चुप रहें, फिर पुनः पढ़ाना आरंभ करें। कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता ना करें, कोई बात नहीं। शोर शराबा करने वाले लड़कों को उठाए और उनके 2 चांटे रख दे, दंड उन्हें दे, या सभी काम करें। तो इसका आंसर हमने इसको पहले भी कई बार पढ़ा है, तो यही बेस्ट मेथड है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। थोड़ी देर आप चुप रहेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे, 10-15 सेकंड में ही सारे बच्चे एकदम से उनके कान खड़े हो जाएंगे, एकदम से वो चुप हो जाएंगे कि अच्छा हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 110, सबसे उत्तम शिक्षा कार्यक्रम वह है जो, बेस्ट टीचिंग प्रोग्राम क्या है वो आपको बताना है। बच्चों की आवश्यकता अनुसार हो, बच्चों की योग्यता अनुसार हो, बच्चों की रुचि के अनुसार हो, या उपयुक्त सभी। सबसे बेस्ट टीचिंग प्रोग्राम इनमें से क्या है वो आपको बताना है। अब देखो, पिछले कल हमने एक क्वेश्चन देखा था और वहां पे हमने बोला था कि बच्चे की रुचि है या नहीं है, फिर भी हमने उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बेसिकली अगर इसको हम एनालाइज करते हैं, चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सबसे उत्तम शिक्षा कार्यक्रम, तो सीबीसीएस क्या है, सीबीसीएस एक शिक्षा कार्यक्रम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसे कहा जाता है। इसमें बच्चे अपनी आवश्यकता अनुसार अपना स्किल्ड कोर्स ले सकते हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट, उन्हें लगता है कि मैं अच्छी सिंगिंग कर सकता हूं तो वो सिंगिंग वाला कोर्स ले सकता है, कोई वो टेक्निकल कोर्स ले सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार, जो उसको सही लगता है, अपनी योग्यता अनुसार। अब बच्चा चाहता है कि मुझे सोशियोलॉजी पढ़नी है और उसके साथ में इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ सकता हूं, कि मेरी योग्यता से बाहर है, मुझे डाटा समझ नहीं आता है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन जो करते नहीं आता है, मैं सोशियोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता हूं। दैट्स मीन ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। दो तो यहां पे सही हो गए हैं। अब तीसरा, रुचि के अनुसार भी सीबीसीएस है, क्योंकि चॉइस यहां पे लिखा है, चॉइस बेस्ड है, दैट्स मीन यहां पे रुचि भी है। तो करेक्ट आंसर आई होप आप लोगों को पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। पुनीत जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 110 के रिगार्डिंग ही आप पूछ रहे हैं। हाँ, सबसे बेस्ट बोला है सर, बोला है तो एक ही आंसर होगा ना सर, बिल्कुल सही बात। अगर सबसे बेस्ट पूछा है, सबसे बेस्ट पूछा है तो उसका एक ही आंसर होना चाहिए, और इसका एक ही आंसर यहां पे क्या है, सभी। ठीक है, हालांकि आप बिल्कुल सही है, यहां पे सबसे उत्तम पूछा है तो सबसे उत्तम यहां पे जैसे हमने पहले के क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें से एक ही होना चाहिए, बट यहां पे ये सारे हमारे सीबीसीएस के साथ सही बैठ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट यहां पे होना चाहिए कोई भी नहीं। सबसे बेस्ट यहां पे कोई भी नहीं है, यहां पे सबसे बेस्ट शिक्षा कार्यक्रम यहां पे कोई भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, आवश्यकता, योग्यता, रुचि, ये तीनों बेस्ट नहीं है शिक्षा कार्यक्रम के। शिक्षा कार्यक्रम का अगर यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन होता, वह शिक्षा कार्यक्रम सबसे बेस्ट है जो बच्चों में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए। अगर ऐसा यहां पे होता, व्यवहार परिवर्तन लाए, या फिर ऐसा होता कि जिससे बच्चे अपने जीवन के जो लेसन होते हैं उसे आसानी से पूरा कर पाए, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो वो सही होता। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता, योग्यता, रुचि, ये तीनों यहाँ पे एकदम सही नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार हो, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। सबसे बेस्ट अगर कोई इस तरीके का ऑप्शन होता तो वो हो सकता, लेकिन हम इसको नहीं कह पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व जो स्कूल में काम करने वालों पर आता है वह यह है कि, अब देखिए, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में वर्क करने वाले, वो टीचर भी हो सकते हैं, वो कोई नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, तो सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है, वे
बच्चों तथा समाज दोनों की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसमें दोनों को लाभ होता है। यानी स्टूडेंट को भी फायदा होता है और उस टीचिंग से समाज को भी फायदा होता है। वे बच्चों को नौकरी पाने के योग्य बनाएं। वे स्कूल के कार्यक्रमों को बच्चों की आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार तैयार करते हैं। और डेफिनेटली आंसर आपका आ गया है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप 110 के लिए बोल रहे हैं कि सी होगा। नहीं, रुचि के अनुसार नहीं हो। मैंने पिछले कल आपको जो एग्जांपल दिया था, अगर एक ही आप इसमें से चुन रहे हैं तो रुचि नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको क्लासरूम के अंदर आप मैथमेटिक्स की क्लास में हैं और आप बोलते हैं कि नहीं, मेरी रुचि नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक इनमें से नहीं होगा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है, ठीक है। क्योंकि नौकरी पाना, जहां पे नौकरी आ गया, नौकरी कभी भी टीचिंग का उद्देश्य नहीं होता है, वो आपका एकदम से रूल आउट हो जाएगा वहां पे। युवा अपराधियों से निपटते समय एक अध्यापक को चाहिए कि, अब युवा अपराधी क्या होते हैं? एडोलसेंट जो आपके क्रिमिनल होते हैं, वो कौन होते हैं? जिनसे गलती से कोई क्राइम हो जाता है, उन्हें कहा जाता है युवा अपराधी। ठीक है, गलती से कोई क्राइम हो गया, उनके हाथ कोई मर्डर हो गया, क्योंकि अब एडोलसेंट है, छोटे बच्चे, उनको जेल तो नहीं होगी, ठीक है, उन्हें जो सुधार गृह होते हैं उसमें उन्हें रखा जा सकता है कुछ टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि युवा अपराधियों से निपटते समय एक अध्यापक को चाहिए कि वह उनके साथ गंदे चुटकुलों का मजाक करे। पहले ही रूल आउट। उनके साथ बेतल्लुफी से बात करें तथा उनकी ऊर्जा को निर्माण कार्यों में लगाएं। उनके विरुद्ध प्रधानाचार्य से शिकायत करें। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब देखिए, उनके साथ बेतल्लुफी का मतलब है कि अच्छी बात करें उनके साथ। आई होप, मुझे ये लग रहा है बेतल्लुफी का मतलब यहां पे क्या होगा कि उनके साथ अच्छी बात करें और उनकी ऊर्जा को निर्माण कार्य में लगाएं, यानी प्रोडक्टिव वर्क्स में उनकी जो ऊर्जा है वो प्रोडक्टिव वर्क्स में लगाएं। तो ऑप्शन इसका 112 का बी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल सही, आप लोग भी बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक समाज वह है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कौन सी है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है, सूझबूझ रखने वाले व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करता है, समान शिक्षा के अवसर में विश्वास रखता है, और उपयुक्त में से सभी। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 113 का बिल्कुल 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 सही। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रजातंत्र का जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो सभी को पता है, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो प्रजातंत्र का जो आधार होता है वो होता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का सिद्धांत, और साथ में सूझबूझ वाले व्यक्तियों को। ये लॉजिकल है, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे लॉजिकल है, और लॉजिकली इसका आंसर ऑप्शन डी है। श्रव्य साधन के रूप में प्रारंभ में विद्यमान था। श्रव्य साधन के रूप में प्रारंभ में क्या विद्यमान था? इसका आंसर आप बिना किसी देरी के दे सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। दूरदर्शन था? नो। दूरदर्शन कब आया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन कब आया? 1959 में। संगणक होता है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है, क्या ये श्रव्य साधन है? नहीं, कंप्यूटर आपका श्रव्य साधन नहीं है। आकाशवाणी कब आया? 1926 में आकाशवाणी अस्तित्व में आया, ठीक है। तो आकाशवाणी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा के केजी प्रथा का तात्पर्य है बच्चों का उत्थान। इसका जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन है? केजी, किंडरगार्टन इसे कहा जाता है, केजी।
ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसे लाइक आपको पता ही होगा, LKG UKG आपने सुना होगा। इसके जनक कौन माने जाते हैं? KG LKG UKG, ठीक है, इस प्रथा के जनक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं फ्रूबेल। फ्रूबेल, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने पड़ते हैं कुछ एक, हालांकि ऐसे नेट में मैंने आज तक क्वेश्चन ज्यादा देखे नहीं है, ठीक है, लेकिन जो KG है इस प्रथा के जनक माने जाते हैं फ्रूवेल। आई होप आप लोगों ने पहले पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका है सोचने तथा विचार करने की शक्ति का विकास करना, प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना, देश को मजबूत बनाना, उपयुक्त में से सभी। द रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत दिया और शिक्षा को उन्होंने बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। उसके बाद उन्होंने फिलोसोफर किंग के लिए अलग से शिक्षा की बात की थी, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा के अंदर उन्होंने क्या है, सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज को ज्यादा बल दिया था और सेकेंडरी एजुकेशन में सोचने तथा विचार करने की शक्ति का विकास करने का, और उसके बाद व्यक्तित्व का विकास करने का। तो दो तो यहाँ पे सही है, देश को मजबूत बनाना चाहते थे, फिलोसोफर किंग देना चाहते थे देश को, प्लेटो देश उनका जो भी सिटी स्टेट था देना चाहते थे, यानी देश को मजबूत करना चाहते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 117, विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था से समाज की किस सीमा तक किस रूप में सेवा हो रही है, इसका पता जिस शैक्षिक प्रक्रिया से चलता है उसे क्या कहा जाता है? आपके स्कूल्स में जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम से सोसाइटी की किस सीमा तक सर्विस हो रही है, सोसाइटी की किस हद तक सेवा हो रही है, कैसे पता लगता है वो? और उस शैक्षिक प्रक्रिया का यानी उस एजुकेशन प्रोसेस का आपने नाम बताना है। उद्देश्य व प्रयोजन, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां, मूल्यांकन या शिक्षण विधियां। आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है? क्या आपका एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी की सेवा कर पा रहा है? ये कैसे, किस शैक्षिक प्रक्रिया से पता लगता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मूल्यांकन से। मूल्यांकन से पता लगता है। देखिए, आप जो आपकी शिक्षा व्यवस्था होती है, शिक्षा व्यवस्था आपकी सही है या गलत है, आपकी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, आपका जो एजुकेशन सिस्टम के द्वारा है, क्या अच्छा नागरिक बन पा रहा है? क्या शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो बच्चों को बनाया जाना है, बच्चों को जो पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर लाया जा रहा है, क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो प्रोसेस है उसमें कहां पता लगता है? वो मूल्यांकन से ही तो पता लगता है। बच्चा पास हुआ, बच्चा फेल हुआ, बच्चे ने कितना सीखा, यानी बच्चे को जो हमने पॉजिटिव एटीट्यूड देना था वो मिला या नहीं मिला, वो कैसे पता लगता है? हमें मूल्यांकन से ही तो पता लगता है। अब कुछ लोग यहाँ पे लाइक आंसर यहाँ पे दे रहे हैं उद्देश्य व प्रयोजन। देखिए, उद्देश्य कुछ भी हो, उद्देश्य है हमारे शिक्षा का उद्देश्य है कि हमें ऐसा नागरिक बनाना है जिसकी चिंतन शक्ति बहुत अधिक हो, हाई लेवल, हाई अंडरस्टैंडिंग जिसकी हो। हमें ऐसा नागरिक बनाना है जो देशभक्त हो। लेकिन जब हम मूल्यांकन उसका करते हैं तो मूल्यांकन में वो फेल हो जाता है, या फिर उसका जो एटीट्यूड है वैसा बन जाता है कि वो देशद्रोही बन जाता है। ठीक है, तो आपका उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है? ये मूल्यांकन ही है जहां से हमें पता लगता है कि अच्छा नागरिक बना या नहीं बना। उद्देश्य हमारा जो भी था, लेकिन मूल्यांकन से ही वो पता लगेगा। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण के लिए किसकी आवश्यकता है? और ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है। प्रभावी, इफेक्टिव टीचिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षण की प्रभावशीलता की, भाषाविद शिक्षक की,
शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग या अच्छा शिक्षक। देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। ठीक है, शिक्षक द्वारा, टीचर द्वारा अगर शिक्षण सिद्धांतों का अच्छा उपयोग किया जाता है, शिक्षण सिद्धांत लाइक जो भी टीचिंग के मेथड है, टीचिंग की थ्योरीज है, अगर शिक्षक अच्छे शिक्षण सिद्धांतों का अच्छा उपयोग करता है, दैट्स मीन प्रभावी टीचिंग वहां पे हो रही है, इफेक्टिव टीचिंग हो रही है। क्योंकि शिक्षण सिद्धांत जो बने हैं वो बेसिकली इसीलिए बने हैं ताकि हमारी टीचिंग क्या है, इफेक्टिव हो पाए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? टीचिंग प्रोसेस के, या जो आपकी टीचिंग प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसके 3 प्रमुख अंग क्या है? और ये पिछले कल हम पढ़ चुके हैं, आपसे ही आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसका। उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, सरकार व समुदाय, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन, उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां और शिक्षार्थी। देखते हैं आप क्या आंसर करते हैं। सी आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम सी आंसर कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आपने जज किया, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो टीचिंग प्रोसेस होती है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, टीचिंग होती है, टीचिंग की एक प्रोसेस होती है और मूल्यांकन किया जाता है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इसका शिक्षण प्रक्रिया का जो सही क्रम है या अंग है, ये ऑप्शन सी ही होगा, ऑप्शन सी। जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय ज्ञान से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है वह है। अब देखिए, यहां पे शिक्षण सूत्र की बात कर रहे हैं, टीचिंग मेथड की बात यहां पे की जा रही है। जिस टीचिंग मेथड से स्थानीय ज्ञान, जो लोकल नॉलेज होती है, स्थानीय ज्ञान से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, स्कूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से खंड की ओर, ज्ञात से अज्ञात। ये देखिए, स्कूल नहीं होगा, ये होगा आपका स्थूल, स्थूल इसे कहा जाता है, ये स्कूल नहीं होगा, मिसप्रिंट यहां पे हुआ है। अब यहां पे क्या बोला गया है? स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। इसे क्या, इस ज्ञान को क्या नाम दिया जाता है? कौन सा मेथड है ये? आई होप आप इसको देख पा रहे हैं। स्पेसिफिक टू जनरल मेथड है ये। स्पेसिफिक टू जनरल क्या चलता है? आगमनात्मक विधि, जो कि अरस्तु ने दी थी, पिछले कल हमने पढ़ी थी। आगमनात्मक इसे विधि कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। इंडक्टिव मेथड के बारे में ये बोल रहे हैं, स्थानीय से विश्व या राष्ट्र का ज्ञान दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम चलते हैं, उसे कहा जाता है आगमनात्मक विधि। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया जाता है, या किसने किया है? देखिए, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव व टीचिंग, ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया, ये आपका टीचिंग आ गया, ये आपका इवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, ये जो त्रिकोण बनाया है, ये किसने इस तरीके से अंकित किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ब्लूम। और ब्लूम का सिद्धांत हम इसको देखेंगे आगे, क्योंकि ब्लूम का टीचिंग जो सिद्धांत है वो कई बार पूछा जाता है।
ठीक है, ब्लूम इसका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर ब्लूम। उद्देश्य तथा अधिगम अनुभव दोनों मिलकर अध्येता से क्या परिवर्तन कराते हैं, यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव तथा लर्निंग अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंस दोनों मिलकर लर्नर से क्या परिवर्तन कराते हैं, यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह है सहायक सामग्री, मूल्यांकन, अध्यापन विधियां। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आंसर भी आपको इसका पता लग गया होगा। पुनीत जी कह रहे हैं थोड़ा सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर दीजिए। ओके, मैं आप इस तरीके से बोल रहे होंगे, आई होप। इसका करेक्ट आंसर है मूल्यांकन। देखिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर आपके लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं और लर्नर से जो परिवर्तन कराते हैं, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन कराते हैं, किसके द्वारा होते हैं वो मूल्यांकन के द्वारा, इवेल्युएशन के द्वारा पता लगता है कि उसके अंदर क्या परिवर्तन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 123, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी, समीर जी, पुनीत जी। शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है दृश्य, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल मिश्रित, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से दीजिए, करेक्ट आंसर बिल्कुल जल्दी से, क्योंकि सभी को पता है कि टीचिंग मेथड जो आपका सहायक सामग्री टीचिंग एड है वो कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 124, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। टीचिंग में हम कंपैरेटिव लर्निंग करते हैं या स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ये किसके लिए उपयोगी होता है? कंपैरेटिव स्टडी हम क्यों करते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? मानचित्र, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन हम किस लिए करते हैं? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, तालिकाओं के लिए या ग्राफ के लिए? शिक्षण में, टीचिंग में हम जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं वो किसके लिए उपयोगी होता है? कहां पे हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इन चार में से? देखिए, कंपैरेटिव स्टडी कहां पे की जाती है? मानचित्र में तो कंपैरिजन नहीं किया जाता है। मानचित्र में तो जो देश जहां है उसका क्या कंपैरिजन करोगे मानचित्र में? कोई रेखा चित्र आपके पास दिया है, कोई आपके पास कोई इमेज दी है, उसका क्या कंपैरिजन आप करोगे? आपके पास तालिकाएं दी है, लेकिन ये ग्राफ जो होते हैं, आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। ग्राफ जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ दिया है यहाँ पे, इस ग्राफ में इस तरीके से ये कंपैरिजन किया है। इस तरीके से आप आईपीएल या फिर आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में क्या है, कंपैरिजन के लिए हमेशा ग्राफ दिए होते हैं। इस तरीके से एक ओवर में 15 रन बने, 20 रन बने, यहाँ पे 10 रन बने, 5 रन बने, तो वहां पे कंपैरिजन किया जाता है हर ओवर में। या फिर इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, इस तरीके से ये ग्राफ जो आपका होता है कि पिछली पारी में ये जो साउथ अफ्रीका है इस तरीके से चली और इंडिया इस तरीके से ऊपर बढ़ गई। ठीक है, तो ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, टेबल या ग्राफ, बिल्कुल सही। टेबल नहीं होगा, ग्राफ, तालिकाएं नहीं होगी यहाँ पे कंपैरिजन के लिए टीचिंग में बेसिकली। कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है। क्लासरूम टीचिंग में जो श्रव्य दृश्य सामग्री या टीचिंग एड जो हम यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल जो हम यूज करते हैं, इसके प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। टीचिंग एड क्यों हम यूज करते हैं? छात्रों को कम अध्यापन करना पड़ता है, मतलब कम से कम लर्निंग करनी पड़ती है, सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर रहता है। ऑडियो विजुअल का क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल क्या है, सीखने को सरल और रोचक बना देता है, इसीलिए हम टीचिंग एड यूज करते हैं टीचिंग के अंदर।
शिक्षक को शिक्षण के समय सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात पर ध्यान देना होता है कि मैं कौन सा टीचिंग एड यूज करूंगा। टीचर को किस बात पर ध्यान देना पड़ता है, मैं ग्राफ का यूज करूंगा, व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा, या प्रोजेक्टर यूज करूंगा, वीडियो यूज करूंगा। तो किस बात पर ध्यान देना होता है, शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षक हो, विषय वस्तु से पूर्णता संबंध हो, सरलता पूर्वक जिसका उपयोग किया जा सके, देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप हो। तो किस प्रकार का टीचिंग एड आप यूज करेंगे। परिस्थिति आपके पास यहां पे चारों दी है, आप इसका करेक्ट आंसर यहां पे बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, विषय वस्तु से पूर्णता संबंध हो। फॉर एग्जाम्पल आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और आप मैप की जगह पे वहां पे व्हाइट बोर्ड पे मैप बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल सही संगत नहीं होगा। आप सीधा क्या करेंगे, आप वर्ल्ड मैप वहां पे रखेंगे और वर्ल्ड मैप में समझाना शुरू कर देंगे, क्योंकि विषय वस्तु से पूर्णता संबंध है। आप चाहते हैं आप विश्व को दिखाना चाहते हैं, तो आप सीधा जाइए, आप पीपीटी के माध्यम से वहां पे दिखा सकते हैं। आप गूगल अर्थ सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप पे आप दिखा सकते हैं कि कहां पे कौन सा देश है, ठीक है, जो पूर्णता संबंध हो। खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। देखिए खेल विधि होती है, बच्चे सीखे खेल खेल में, तो खेल विधि भी होती है सीखने सिखाने की, लर्निंग प्रोसेस की, ठीक है। तो खेल खेले जाते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, गति वाले खेल खेले जाते हैं, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल खेले जाते हैं, रचनात्मक खेल, या फिर ये सभी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इसका सही है। गति वाले खेल भी हो सकते हैं आपके, मानसिक और स्पर्धात्मक भी हो सकते हैं, क्विज वगैरह हो सकती है आपकी, कोई क्रिएटिव आप लाइक ऐसा खेल है कि आपको क्रिएटिव काम कुछ करना है, क्रिएटिव इमेज बनानी है, प्रदूषण के ऊपर नारे आपने लिखने हैं, इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जिस शिक्षण विधि से छात्र सक्रिय रूप में भाग लेता है वह विधि है। एक्टिव तरीके से भाग लेते हैं, आप अभी भी ले रहे हैं भाग, एक्टिव तरीके से किस विधि से स्टूडेंट भाग लेते हैं, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ। अब देखिए एक्टिव तरीके से भाग कहां पे लिया जाता है, वो लिया जाता है प्रश्नोत्तर विधि पे, जो हम अभी चला रहे हैं। अब इसमें डाउट यहां पे ऑप्शन डी पे भी आपका बिल्कुल सही बनता है कि वार्तालाप विधि में भी एक्टिवली तो पार्ट हम लेते हैं, एक्टिवली हम यहाँ पे पार्ट लेते हैं। तो बिल्कुल आपका डाउट बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे दोनों को कंसीडर किया जाएगा, इसमें भी भाग लेते हैं और इसमें भी एक्टिवली भाग लेते हैं। लेकिन इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ की अगर हम बात करें तो दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, प्रश्न मैंने पूछा, किसी भी स्टूडेंट से पूछा, वो उसका आंसर देगा, ठीक है, तो एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो डायलॉग होता है, डायलॉग मेथड होता है, तो वार्तालाप करते हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि छात्र सक्रिय रूप से भाग ले, क्योंकि जो हमारा डायलॉग मेथड होता है उसमें ग्रुप बनते हैं डायलॉग करने के लिए, वाद विवाद के लिए ग्रुप बनते हैं, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों के, जैसा भी आपकी क्लास हो। तो हो सकता है यहाँ पे 4 ग्रुप बने हैं, ठीक, सॉरी 4 लोगों का ग्रुप है, तो इसमें से ये 3 ही ज्यादातर आंसर दे रहे हैं और सक्रिय भाग ले रहे हैं। ये पैसिव है, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। हाँ, दोनों में से सी यहाँ पे बेस्ट होगा, हालांकि ये दोनों ही सक्रिय रूप एक्टिव लर्निंग के पार्ट है। प्रश्नोत्तर विधि में श्रेष्ठतम प्रश्न वही है, प्रश्नोत्तर विधि आपकी क्वेश्चनियर मेथड है जिसके माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें सबसे बेस्ट प्रश्न कौन सा है, जिसकी भाषा सरल हो, जो विचारोत्तेजक हो, यानी विचार उत्तेजना स्टिमुलेशन को जो बढ़ाता है, जिससे अध्यापकीय विद्वता झलकती है, जिससे पता लगे कि बड़ा स्कॉलर है ये, बड़ा स्कॉलरली क्वेश्चन बनाया है टीचर ने, या इनमें से सभी। क्वेश्चन साइकोलॉजिकल है और आंसर भी इसका साइकोलॉजिकल ही होगा। बी बता रहे हैं, अधिकतर बी बता रहे हैं, जो विचार उत्तेजक हो। अब देखिए ये तो नहीं होगा डेफिनेटली, इसका अगर ये नहीं है तो इसका ये भी नहीं होगा।
और भाषा सरल हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। ऐसा प्रश्न बेस्ट माना जाएगा जो विचार उत्तेजक हो, जो नए नए बच्चों को सोचने के ऊपर मजबूर कर दे। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्लासरूम में आप ऑडियो विजुअल टीचिंग एड यूज कर रहे हैं, उसका लाभ क्या है? अभी ऐसा प्रश्न आया था। छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका सही होगा। शिक्षण सहायक में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या होता है? ये भी यहां पे रिपीट हो गया है। टीचिंग एड में जो आप कंपैरेटिव मेथड, सॉरी क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। शिक्षण सहायक में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, या ये सभी। आप कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं, बच्चों को कंपेयर करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? देखिए, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो ग्राफ के जरिए भी करवा सकते हैं, पिक्चर्स के जरिए भी करा सकते हैं। आप कंपैरिजन बातों बातों में भी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं कंपैरिजन? देखिए, 5 और 5 अगर 10 होते हैं तो 10 और 10 कितने होंगे? 20। ये एक प्रकार का कंपैरिजन हो गया। तो श्रव्य मेथड से भी हो सकता है, दृश्य श्रव्य यानी सभी से हो सकता है कंपैरिजन। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूरदर्शन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? दूरदर्शन आता है किसमें? ऑप्शन बी, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, श्रव्य सामग्री है, ऑडियो मेथड है। पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वो कहलाती है। देखिए, यहां पे बड़े बड़े शब्द यूज हुए हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक जो होती है आपकी, से कहा जाता है टेक्स्ट बुक को रोचक, इंटरेस्टिंग, इजी, इफेक्टिव, सुगम, सुगम को भी इजी कहा जाएगा, हृदयग्राही यानी जो आपके मनपसंद हो। किसके माध्यम से बनाया जाता है? शिक्षण विधि के माध्यम से, अधिगम विधि के माध्यम से, टीचिंग एड के माध्यम से, या दृश्य श्रव्य के माध्यम से। और इसका आंसर आप बताइए, क्या होगा इसका आंसर? एक 132 का बी, हाँ 132 का बी होगा, और 133 का बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। 133 का बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा। जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है या फिर आपका जो भी चैप्टर होता है, उसको कैसे हम रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण बनाते हैं? वो टीचिंग एड के माध्यम से बनाते हैं। अब देखिए, यहां पे दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं होगा, क्योंकि ये टीचिंग एड ही होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री जो होता है ये टीचिंग एड है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री ही क्यों यहां पे हम ले? क्योंकि टीचिंग एड में तो और भी आते हैं, और भी मेथड आते हैं। तो ये तो हमारा रूल आउट हो गया। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है, हम टीचिंग मेथड से प्रभावपूर्ण बनाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं। लेकिन शिक्षण विधि में हम क्या यूज करते हैं? शिक्षण विधि में हम यूज करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि हमारी ठीक है, अच्छी, हमने इंडक्टिव मेथड यूज किया है बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन अगर बच्चों को वो समझ नहीं आ रहा है, उसे आसान बनाना है, रोचक बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे? टीचिंग एड के द्वारा। हम व्हाइट बोर्ड पे समझा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे समझा सकते हैं। ठीक है। नाटक किस श्रेणी में आता है? नाटक हो रहा है, नाटक में क्या होता है? विजुअल भी आपको दिखते हैं, ऑडियो भी, बातचीत भी वो करते हैं, तो कौन सा होगा ये? नाटक आता है, किसमें आता है? 134 का आंसर नाटक आता है हमेशा ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है। दृश्य श्रव्य के अंदर आता है नाटक आपका। नाटक आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी में भी कई बार होते रहते हैं। ठीक है, वहां पे आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यांत्रिक सहायक सामग्री निम्नलिखित में से है। यांत्रिक का मतलब होता है यांत्रिक, मशीनी। मशीनी टीचिंग एड इनमें से कौन सा है? देखिए, प्रोजेक्टर एक मशीन है, एपिडोस्कोप एक मशीन है, फिल्म स्ट्रिप एक मशीन है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिडोस्कोप, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। एपिडोस्कोप जो होता है, या आप माइक्रोस्कोप होता है, एपिडोस्कोप होता है, फिल्म स्ट्रिप होती है जिसमें फिल्म आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, मशीन के द्वारा ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ये सारे क्या है? यांत्रिक सामग्री है। श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, इनमें से श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी नहीं है? ऑडियो वाली कौन सी नहीं है? देखिए रेडियो, इसमें तो होता है, इसमें तो आवाज ही आती है, ये ऑडियो ही है। ग्रामोफोन में भी आवाज आती है, टेप रिकॉर्डर में भी आवाज आती है, ग्राफ में आवाज नहीं आती है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, दृश्य सहायक सामग्री इनमें से कौन सी है जिसको आप देख सकते हैं? देखिए आप चार्ट को देख सकते हैं, मानचित्र को भी देख सकते हैं, रेखा चित्र को भी देख सकते हैं। आंसर आ गया डी। निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन है, टीचिंग का परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है टीचिंग का? ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तकें, कहानी। देखिए कहानी के द्वारा सैकड़ों हजारों सालों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये ब्लैक बोर्ड भी ट्रेडिशनल माना जाता है और पाठ्य पुस्तकें भी। हमने देखिए टीचिंग शिक्षण जो है हमारा, उसके मेथड पढ़े थे, और उसमें हमने एक तो पढ़ा था ट्रेडिशनल, दूसरा पढ़ा था मॉडर्न, तीसरा पढ़ा था हमने कौन सा? टेक्नोलॉजिकल, या ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। जॉन बी वॉटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके शब्दों में की? जॉन बी वॉटसन, अगर आपको नहीं पता है, लॉजिकल आंसर आप दे सकते हैं। व्यवहार की व्याख्या इनमें से क्या हो सकती है? क्या व्यवहार चेतना है? चेतना जो आपका लाइक आपकी सोचने की शक्ति है, उसे चेतना कहा जाता है। उत्तेजना, अनुक्रिया, मूल प्रवृत्तियां या प्रतिबद्ध? यहां पे भारी भरकम शब्द यूज हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर क्या देते हैं मैं देखता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तेजना अनुक्रिया। उत्तेजना अनुक्रिया क्या होता है? ये होता है स्टिमुलेशन। अनुक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे देख लेते हैं। अनुक्रिया, वेज, हाँ, अनुक्रिया को कहा जाता है रिस्पॉन्स, ठीक है। उत्तेजना का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके व्यवहार में झलकता है, आपने किस तरीके से व्यवहार किया, दैट्स मीन उत्तेजना अनुक्रिया इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, मूल प्रवृत्तियां नहीं होगा। मूल प्रवृत्तियां जो होती है आपकी, ये बेसिक जो आपका एटिकेट्स है, बेसिक जो आपका प्रवृत्तियां हैं, ये तो आपकी बेसिक ही रहेगी, लेकिन व्यवहार जो है आपका वो बदलता है, या आप कैसा व्यवहार करते हैं किसी के साथ। आपने एकदम से कोई डरावनी चीज देख ली तो आप क्या होता है, उत्तेजना अनुक्रिया होती है। आपने कुछ चीज सीखी, आपका व्यवहार पहला कैसा था, फॉर एग्जाम्पल आप पहले एक रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी हिंदू थे, आप मुस्लिमों से घृणा करते थे, लेकिन आपने एक चीज सीखी। आपने क्या चीज सीखी? आपने सीखा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तो उत्तेजना अनुक्रिया क्या होगा आपका? स्टिमुलेशन, जो रिस्पॉन्स आपका होगा वो क्या होगा? आपका व्यवहार में चेंज लाएगा। विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की? अब देखिए, उत्तेजना अनुक्रिया वॉटसन ने की है। उत्तेजना अनुक्रिया, मूल प्रवृत्तियां, प्रतिबद्ध अनुक्रिया, अचेतन व्यवहार, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और इस यहां पे तुक्का लगाने के लिए मैं बिल्कुल भी आपको प्रोत्साहित नहीं करूंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने दी है। अब व्यवहार के बारे में जॉन वॉटसन ने जो कहा, उन्होंने कहा उत्तेजना अनुक्रिया, वहीं मैकडूगल इसके बिल्कुल विपरीत जाते हैं और मैकडूगल ने इसे मूल प्रवृत्तियों के रूप में परिभाषित किया है,
ठीक है, तो ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये रटने वाले टाइप क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। शाब्दिक अर्थों में साइकोलॉजी से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? इन वर्ड्स, शाब्दिक अर्थ, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम निकालते हैं तो साइकोलॉजी से क्या अभिप्राय है? आत्मा का ज्ञान, मन का विज्ञान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। साइकोलॉजी, साइको, साइकोसोमेटिक, साइको से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ। मन का विज्ञान तो नहीं होगा। मन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या आप आपके आंसर देख लेता हूं, आपका रिस्पॉन्स बी आप बता रहे हैं, मन का विज्ञान। मन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या मनोविज्ञान है? साइकोलॉजी? हाँ, लग तो यही रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर मनोविज्ञान ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन एक यहां पे और बनता है कि आत्मा का ज्ञान, इसे क्या कहा जाता है? आत्मा के ज्ञान को क्या कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन है, किसी को पता है तो बताइए, आत्मा के ज्ञान को क्या कहा जाता है? चलो इसको देखते हैं, मेरे माइंड से भी स्किप हो रहा है, अगर किसी को पता है तो लिख लीजिए। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा स्वयं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? साइकोलॉजी की बेस्ट जो परिभाषा है, स्वयं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन, चेतना की अवस्थाएं, अलग अलग चेतना की अवस्थाएं होती है, उनके वर्णन और व्याख्याओं के रूप में दी जा सकती है, ये कथन किसने दिया है? तो ये बेसिकली एक कोटेशन है, और कोटेशन अब देखिए इसमें तुक्का आप नहीं लगा सकते हैं, और ये वही आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, और इसका करेक्ट आंसर है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स का मनोविज्ञान, यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे आगे चल के। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं? यानी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी चेतना का विज्ञान है। ये किसने कहा? ये कहा है सभी ने, विलियम जेम्स ने, जेम्स सली ने, विलियम वुंट, सभी ने कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। जो हमारी चेतना होती है उसका विज्ञान होता है मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं? इनमें से कौन से? अब देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने जो परिभाषा दी है वो चेतना के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में माना है। अब यहां पूछ लिया है मनोविज्ञान, कौन सा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी होगा। ये तीनों, जेबी वॉटसन, पिल्सबरी, विलियम मैकडूगल, ये तीनों क्या है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और ये ऊपर वाले तीनों क्या है? चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को मानते थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इसका कोई आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी आपको ये याद होंगे। मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? क्या ये दार्शनिक होता है, कलात्मक होता है, वैज्ञानिक होता है, या साहित्यिक होता है? मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, ये कैसा होता है? मनोविज्ञान को क्या माना गया है? इसमें क्या लगा है यहां पे? विज्ञान, मन का विज्ञान। दैट्स मीन इसकी प्रकृति कैसी होगी? वैज्ञानिक होगी।
इसकी प्रकृति कैसी होगी? वैज्ञानिक होगी, ये दार्शनिक नहीं होगी। दार्शनिक क्यों नहीं होगी? देखिए, दार्शनिक जो चिंतक है वो अलग है, मनोवैज्ञानिक चिंतक अलग है। प्लेटो को दार्शनिक माना जाता है, विलियम मैकडूगल को दार्शनिक माना जाता है, ठीक है। टीएच हक्सले को मनोवैज्ञानिक माना जाता है, वॉल्टर बेल्सफोर्ड को मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर राजनीति का विश्लेषण किया है। और प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, मैकियावेली हो गए, हीगल हो गए, इन्होंने दार्शनिक आधार पे किया है। तो दोनों अलग चीज है, दार्शनिक नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर वैज्ञानिक होगा, जैसे राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान माना जाता है, ठीक है। अब पुनीत जी बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तो ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हम मनोविज्ञान में हमारी जो विकृतियां है, जैसे हम मॉडर्निज्म पढ़ते हैं, मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म में ये क्लियरली कहा गया है कि जो आपका मनोविज्ञान है उसे हम स्थापित सिद्धांतों के आधार पर समझ सकते हैं। यानी मनोविज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है। लाइक अब तो सिक्स सेंस आ गई है, तो सिक्स सेंस में भी हम वैज्ञानिक आधार पे मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। अगर आपके पास इसका कोई लॉजिक है कि मनोविज्ञान अगर दार्शनिक है तो आप इसका लॉजिक दे सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसको सी ही मान के चल रहा हूं, वैज्ञानिक। मनोविज्ञान में व्यवहार के व्यापक अर्थों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? मनोविज्ञान में व्यवहार के व्यापक अर्थों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? साइकोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे सारे, क्योंकि साइकोलॉजी से डेफिनेटली आपके जो आपके 5 क्वेश्चन है, 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं साइकोलॉजी के। देखिए, मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी होती है उसमें बिहेवियर के व्यापक अर्थों में क्या सम्मिलित होता है? कर्मेंद्रियों की क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं, अनुक्रिया यंत्र की क्रियाएं, या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा, ठीक है पुनीत जी, कल आपने इसका आंसर बताना। लेकिन डेफिनेटली इसका आंसर विज्ञान ही होगा। दर्शन जो होता है ना आपका, दर्शन कभी भी साइंटिफिक नहीं होता है, ठीक है। दार्शनिक राजा की अवधारणा जो प्लेटो की थी वो साइंटिफिक नहीं थी। मनोवैज्ञानिक आधार पे उन्होंने हालांकि दार्शनिक राजा का को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जो दार्शनिक जो सिद्धांत होते हैं वो तुक्के के ऊपर, या फिर मैं क्या सोचता हूं, मैं एक फिलोसोफर हूं, मैंने एमफिल कर ली है, मास्टर ऑफ फिलोसफी हूं, तो मेरी फिलोसफी अलग है, किसी दूसरे की फिलोसफी अलग है, ठीक है। तो फिलोसफी तो नहीं होगा, दार्शनिक नहीं होगा जितना मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप बता देना कल अगर आपको लगे, ठीक है। देखिए, मनोविज्ञान में जो व्यवहार होता है वो कर्मेंद्रियों की क्रियाएं होती है, यानी जो आप कर्म करते हैं, ठीक है, आपके कर्म आप किस माध्यम से करते हैं? आप अपने दिमाग से कर्म कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपकी ज्ञान इंद्रिया जो होती है, ज्ञान के माध्यम से आप क्या है, आपका व्यवहार चेंज हो सकता है, आपका व्यवहार निर्धारित होता है। या फिर अनुक्रियाएं जो होती है, प्रतिक्रियाएं होती है फीडबैक के माध्यम से भी। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। विधायक और नियामक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से अंतर है? विधायक और नियामक विज्ञान है अथवा चाहिए, तथ्य अथवा मूल्य, यथार्थ अथवा आदर्श, या इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी। इसमें किस आधार पे अंतर है? एक होता है आपका विधायक, एक होता है नियामक विज्ञान। इसको इंग्लिश में नियामक को वैसे रेगुलेटरी कहा जाता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर अगर हम लोगों को पता होगा तो हम इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे पाएंगे। नियामक को कहा जाता है वैसे रेगुलेटरी या रेगुलेटर कहा जाता है, रेगुलेटिव इसे कहा जाता है। और विधायक लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटर। दो चीज यहां पे दी है। एक दिया है आपका विधायक, विधायक होता है निर्माता, विधायक को कहा जाता है
निर्माता या लेजिस्लेटर आप कह लीजिए, विधायक जैसे हमारी विधान परिषद होती है या फिर विधानसभा होती है, वो क्या है, कानूनों का निर्माण करते हैं या फिर रूल एंड रेगुलेशन को बनाता है। ठीक है, एक हो गया आपका निर्माता और दूसरा हो गया रेगुलेटर, जो कि नियंत्रण करता है। ठीक है, नियंत्रक आप कह लीजिए। विधायक और नियंत्रक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से अंतर है अथवा चाहिए, तथ्य अथवा मूल्य, यथार्थ अथवा आदर्श। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है इन तीनों के आधार पे। अब देखिए, एक आपका, इसको आप समझ सकते हैं आदर्शवाद, यहां पे दिया भी है। आदर्शवाद क्या बात करता है? आदर्शवाद करता है क्या होना चाहिए, जैसे प्लेटो है, वुड्रो विल्सन है, पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए, यहां पे एक विश्व संगठन होना चाहिए, उसकी बात करता है। उसके विपरीत मोर्गेंथु यथार्थ की बात करते हैं, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, और जहां पे आपका आदर्शवाद तथ्य मूल्यों की बात करता है, वहीं यथार्थवाद तथ्य की बात करता है, साइंटिफिक वे में बात करता है। क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। मैं बेस्ट मेथड से आपको समझाने की और कोशिश कर लेता हूं। दो चीजें यहां पे बोली है, एक चीज बोली है यहां पे विधायक और दूसरी यहां पे बोली है नियामक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है। विधायक होता है निर्माता और नियामक होता है नियंत्रण वाला विज्ञान। और जब तक हम इन दोनों को एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे, इनके आंसर को, इनकी डेफिनेशन को एग्जैक्ट नहीं समझ पाएंगे, तब तक क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं उसके आधार पे मैंने, देखिए, विधायक होता है निर्माता और नियामक होता है नियंत्रण वाला, नियामक रेगुलेटर। और रेगुलेटर जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, नियंत्रण वाला, उसे कहा जा सकता है यथार्थवादी या रियलिस्टिक, आप इसे कह सकते हैं रियलिस्टिक। और इसे निर्माता को कहा जा सकता है आइडियलिस्टिक। इसके आधार पे मैं जो आंसर यहां पे निकाल पाया हूं, यथार्थ हमेशा बात करता है तथ्यों की, आदर्श हमेशा बात करता है मूल्यों की, और यथार्थ हमेशा बात करता है की, और आदर्श हमेशा बात करता है चाहिए की। तो ये तीनों यहां पे जो है, तीनों ऑप्शन इंटर रिलेटेड हो रहे हैं। इसके आधार पे मैंने इसका आंसर निकाला है और इसका आंसर डी निकाला है। और हमें ये दोनों विज्ञानों को और इन दोनों चीजों की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, तब हम इसको समझ पाएंगे और इसको हम आगे के लिए अगली क्लास में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जब हम इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? विधायक विज्ञान, नियामक विज्ञान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान माना जाता है? पिछले क्वेश्चन के आधार पे ही ये क्वेश्चन निर्माण किया गया है इसका, और इसका आंसर है विधायक विज्ञान। और मैं यही आपको फिर से बोलूंगा कि इन दोनों विज्ञानों को हम जब समझेंगे उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप दे पाओगे। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, विधायक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 149, बाल मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? बाल मनोविज्ञान, बाल से ही आपको समझ में आ रहा है, बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ठीक है, बालक का। ठीक है, बाल मनोविज्ञान यानी बालक के मन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 150, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किनके व्यवहार का अध्ययन करता है? बालक का, किशोर का, प्रौढ़ का, उपयुक्त सभी का। विकासात्मक मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? जो मानव मस्तिष्क के विकास का अध्ययन करता है कि इस बच्चे के अंदर इसकी बुद्धि कितनी है, बड़े की बुद्धि कितनी होती है, आईक्यू लेवल कितना होता है, ये सारा कुछ वही है। ठीक है, किसका अध्ययन करता है विकासात्मक मनोविज्ञान? बहुत सिंपल है, ऑप्शन डी होगा,
ये सभी का मतलब कितना विकास हुआ है मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली कितने ये लाइक उन्नत है, उसका अध्ययन बालक का भी किया जाता है, किशोर का भी, प्रौढ़ का भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आज के हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो कि हमने स्टडी किए। आई होप आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी आपके कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं।